हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजा ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। हाँ बच्चों, आज हम अगले वीडियो में लेकर के आ गए हैं कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कक्षा 10 अध्याय नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपका पूरा रासायनिक समीकरण का पूरा चैप्टर का वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ। पूरा चैप्टर मैं बताने वाला हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो आप तक अगली भी वीडियो पहुँच सके। हाँ बच्चों, आइए मैं अब इस वीडियो को शुरू करता हूँ, जिसमें पहली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। पहली हेडिंग है क्या? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक समीकरण होता क्या है, हम कैसे परिभाषित करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। आप लोग देखते रहिए इस वीडियो की। मैं शुरुआत करने वाला हूं, आप लोग तैयार हो जाइए। हेडिंग क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ शुरू से, रासायनिक समीकरण हेडिंग है। हेडिंग क्या है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रकों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसका आगे बता रहा हूँ उदाहरण, कैसे परिभाषित करके रासायनिक समीकरण है। जैसे उदाहरण में हम ले रहे हैं Zn प्लस H2SO4। Zn प्लस H2SO4 तो हमें प्राप्त होगा ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 प्राप्त होगा। अब बच्चों, अगली हेडिंग है कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, मतलब जो हम समीकरण लिखते हैं उसमें अभिकारक क्या होता है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या है? Zn प्लस H2SO4 तो आगे हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। इसमें जो Zn प्लस H2SO4 की क्रिया करवाई गई है यह हमारा क्या है? अभिकारक। ये हमारा है अभिकारक। और जो ZnSO4 प्लस H2 है ये हमारा क्या है? उत्पाद। इसमें पहले हम आपको बताने वाले हैं अभिकारक। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों Zn प्लस H2 जिस दो यौगिक के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। जैसे Zn प्लस H2SO4 है, ये दोनों मिल हो जाएंगे अभिकारक। अर्थात अब अगली हेडिंग इसके बाद की है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? यानी कि उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। अब बच्चों मैं बताने वाला हूँ, पहले बताया हूँ अभिकारक क्या है, अब इसमें मैं बताऊँगा उत्पाद क्या होता है। ऐसे मैं फिर इसमें ले रहा हूँ ऊपर वाला एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4। क्या ले रहा हूँ? Zn प्लस H2SO4। अब मैं इसमें क्या करवाऊँगा? क्रिया। तो हमें ऊपर भी मिला था ZnSO4 प्लस H2। क्या मिला था? ZnSO4 प्लस H2। अब ये जो इसमें दो यौगिकों से क्रिया करवाएंगे और जो हमें दो यौगिक प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा? उत्पाद। अब अगली हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें
यानी कि दोनों तरफ हम यौगिकों को बराबर कैसे करें, कैसे हम पता करें कि ये यौगिक संतुलित है कि नहीं है, ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों के समान होते हैं। अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आप लोग को उदाहरण में दिखा दे रहा हूँ, Fe+H2O, इसकी क्रिया करवाए हमको क्या प्राप्त हुआ, Fe3O4+H2। तो इसमें Fe 3 है, इधर है आपका एक ही, अर्थात इसको हम संतुलित करने के लिए क्या लगाएंगे, Fe के पहले 3 क्या लगाएंगे, 3। इसमें ऑक्सीजन 2 है H2O में और इसमें है 4, तो ये है संतुलित समीकरण नहीं है, यानी कि समीकरण गलत माना जाएगा। तो हम बच्चों इसको संतुलित कैसे करें, Fe के पहले 3 लगा दिए तो क्या हो गया, इसमें Fe3O4 प्लस H2O की जगह पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर H2 के पहले 2 लगा दे रहे हैं, फिर इसके बाद H2O के आगे क्या लगा देंगे, 4, क्या लगाएंगे, 4 हो जाएगा हमारा समीकरण संतुलित। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण संतुलित, सॉरी यहाँ 2 नहीं रहेगा 4 रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ 8 हो जाएगा, इधर भी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए हमें 4। अब इसी तरह हम अगला उदाहरण बता दे रहे हैं, पहले इसको कन्फर्म कर लीजिए। 3Fe+4H2O बराबर Fe3O4+4H2। अब अगला उदाहरण है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला उदाहरण है H2+O2, इसमें हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है और हमें प्राप्त क्या हुआ है, H2O। तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों की मात्रा बराबर हो जाए, इधर भी और उधर भी, इधर भी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 है, तो अर्थात हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2, क्या लगाएंगे, 2, हम 2 लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा बराबर 2H2O, यानी कि 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन, O2 यहाँ है और H2 के पहले 2 लगा दिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, यानी कि ये समीकरण संतुलित अब हो गया है। अब इससे गलत नहीं माना जाएगा। इसी तरह आप जिस भी समीकरण को लिखेंगे इसे संतुलित करके लिखेंगे। अब मैं बच्चों बताने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण का, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः बच्चों अब मैं अगली हेडिंग बताने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, जिसे संयुग्मन भी कहते हैं एवं योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया एवं योगात्मक अभिक्रिया तीनों एक ही है, आप कंफ्यूजन में मत होइएगा बच्चों। अब दूसरी है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर इसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बच्चों आप तैयार रहिए। अब मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया,
उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। पहली हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। पहली हेडिंग क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे नोट्स लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसका बताने वाला हूँ उदाहरण। क्या उदाहरण? इसका पहला उदाहरण है कोयले का दहन। उदाहरण क्या है? कोयले का दहन। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? संयोजन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण। पहला उदाहरण है कोयले का दहन, यानी कि कोयले का दहन ये क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे इसमें अब मैं दिखा रहा हूँ C+O2। C+O2 क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा उदाहरण क्या है आपका? जल का निर्माण। क्या है? जल का निर्माण। अब H2 + O2 H2O, तो दोनों तरफ समीकरण संतुलित करने के लिए 2H2O इधर कर दिए हैं और पहले 2H2 कर दिए हैं। इससे हो गया समीकरण संतुलित। तीसरा हमारा क्या है? गंधक का दहन। गंधक का दहन उदाहरण है गंधक का दहन, यानी कि H+O2 क्या हो जाएगा? SO2। यह है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। एक और उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण CaO + H2O। CaO + H2O। CaO कैल्शियम ऑक्साइड + H2O हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र है। किसका? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का। अब इसके बाद बच्चों मैं बताने वाला हूँ वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? ये दूसरी अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या? दूसरी अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? आपकी हेडिंग है आपकी वियोजन अभिक्रिया। इससे पहले एक बार मैं और पीछे थोड़ा आ जा रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण जो कि है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। इसमें मैं बताने वाला हूँ CaO + H2O क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, जो है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र। अर्थात अगली हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण इसका देख लीजिए। उदाहरण एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका उदाहरण क्या है? फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। अर्थात फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। क्या? FeSO4। अब इसका हम जब क्या करेंगे वियोजन, तो Fe2O3 + SO2 + SO3। जैसा कि हम ऊपर बताए हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अब देख लो आप, फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटा है। जैसे Fe2O3 + SO2 + SO3।
ये क्या है, एकल अभिकर्मक किसमें टूटा है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये क्या हुआ आपका उत्पाद। अब दूसरा उदाहरण है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम यानी कि CaCO3, इससे हमको हो जाएगा फिर CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, अर्थात इसका उत्पाद बनेगा CaO प्लस CO2। अब तीसरा उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन अभिक्रिया। सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन अभिक्रिया 2AgBr जो कि टूटेगा, 2AgBr एकल अभिकर्मक टूटेगा 2Ag प्लस Br2 में। किसमें, 2AgBr टूटेगा 2Ag प्लस Br2 में। अर्थात बच्चों में इसके बाद फिर एक और उदाहरण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर हम बच्चों पूछ ले कोई वियोजन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं हम, कि वियोजन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ, इस अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अर्थात बच्चों अब एक बार मैं अगली वीडियो यानी कि अगली हेडिंग में बताने वाला हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो इसमें नाम से पता चल रहा है, ऊष्म प्लस क्षेपी, ऊष्म छा यानी कि ऊष्मा इसमें जो होगा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगी। क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ऊर्जा जो होगी ऊष्मा वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगी, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है प्राकृतिक गैस का दहन, ये है इसका उदाहरण। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस 2O2, CH4 प्लस 2O2। अब इसमें क्या है, ऊर्जा जो होगी उत्सर्जित होगी, 2O2 है ना, CH4 प्लस 2O2 हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O प्लस यहाँ पे उत्सर्जित हुआ क्या, ऊर्जा, प्लस लास्ट में हम जोड़ रहे हैं ऊर्जा, यानी कि इसमें ऊर्जा हो रही है उत्सर्जित। क्या होगा, ऊर्जा होगी उत्सर्जित। 2O2 हो जाएगा यहाँ पर CO2 प्लस 2H2O जिसमें होगा ऊर्जा उत्सर्जित। दूसरा उदाहरण है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगली हेडिंग है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें अब ऊष्मा प्लस शोषी यानी कि ऊष्म अवशोषी, अवशोषी यानी कि अवशोषण, नाम से ही पता चल रहा है क्या, ऊष्म अवशोषी यानी कि वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्या, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊष्मा की ऊर्जा का अवशोषण होगा। अब परिभाषा एक बार देख लीजिए। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उससे ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसका बता रहा हूँ उदाहरण। H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा यहाँ प्राप्त हो रहा है 2HI। इसमें ऊर्जा क्या हो जा रही है, अवशोषण, यानी कि ऊर्जा क्या हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है, अवशोषित हो जा रही है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसमें ऊर्जा क्या हो जा रही है, अवशोषित। दूसरा एग्जाम्पल है N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा, इसमें फिर प्राप्त हो रहा है 2NO। इसमें भी आपका हो जाएगा ऊर्जा अवशोषित। ये अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। H2 प्लस I2 इसमें ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी, 2HI बचेगा। ये है ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया। अगली हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन का नाम ही होता मतलब विस्थापित हो जाए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। ऐसी अभिक्रिया, एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर देख लीजिए आप। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं Zn + CuSO4, तो इससे प्राप्त हो जाएगा ZnSO4 + Cu। इसमें देखो मैं ऊपर बताया था ना, यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। जैसे इसमें ZnCuSO4 है, तो यहाँ पर CuSO4 की जगह पे ZnSO4 हो गया प्लस Cu अलग हो गया उत्पाद में। Cu क्या हो गया? अलग। SO4 Zn से जुड़ गया और Cu हो गया बाहर। Cu कहाँ चला गया? बाहर। यानी कि किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, वही अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है Fe + CuSO4। Fe + CuSO4 क्या है? Fe + CuSO4। फिर इसकी क्रिया करवाएंगे FeSO4 + CO, यानी कि कॉपर बाहर निकल जाएगा और आपका फेरम सल्फेट जुड़ जाएगा, यानी कि FeSO4। अब मैं बच्चों अगली हेडिंग बता रहा हूँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है, आप लोग बच्चों देखिए N2SO4 क्या है? N2SO4 + BaCl2, तो यहाँ हो जाएगा BaSO4 और यहाँ इधर BCl है, इधर Na है, तो हो जाएगा NaCl। Cl2 है और Na2 है, तो दोनों में है 2-2, तो हम पहले लगा देंगे 2, अर्थात 2 NaCl। हमारा समीकरण भी संतुलित हो जाएगा और द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी। अब बच्चों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब अगली हेडिंग है उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है Mg + O2। क्या है? Mg + O2, तो हो जाएगा MgO, तो O2 2 है, तो यहाँ लगा देंगे 2MgO, तो Mg भी 2 होगा, इससे पहले लगा देंगे Mg के पहले भी 2, तो हमारा समीकरण हो जाएगा संतुलित और उपचयन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा इससे। तो हो जाएगा 2Mg + O2 = 2MgO। अब फिर यहाँ हो जाएगा Cu + O2, तो हो जाएगा 2CuO + O2 हो जाएगा 2CuO। अब अगली हेडिंग है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो
ऊपर था जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसमें हो रही थी ऑक्सीजन की और इसमें हाइड्रोजन की। क्या? उसमें ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन, जो कि ये कभी नहीं भूलेगा। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि। और इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का त्याग। एक बार शुरू से फिर से देख लीजिए इस रीडिंग की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उससे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का भाग है अपचयन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है CuO प्लस H2, तो हो जाएगा CuO प्लस H2O। H2O किसका सूत्र है? जल का। अर्थात अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हेडिंग है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोग वीडियो को काटिएगा मत बीच से, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया हेडिंग है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए बच्चों, जैसे CuO प्लस H2 तो और हो जाएगा Cu प्लस H2O। इसमें H2 अभिकारक का H2 और उत्पाद का H2O आपका क्या हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। बच्चों ब्रैकेट के पहले जो उपचयन लिखा है आपको इसको पाना पड़िएगा, ये है उपचयन। और ये जो CuO प्लस Cu है, CuO प्लस Cu अभिकारक CuO और उत्पाद Cu है, उसे क्या हम कहेंगे? अपचयन। अब बच्चों अगली हेडिंग है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। यानी कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा और उस अभिक्रिया से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात पहली हेडिंग है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। अब इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूँ। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब उदाहरण जैसे हमने ले रहे हैं, चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चल जाती है। जैसे हम ले रहे हैं घरेलू लोहा, यानी कि लोहे पर जंग का लगना। जैसे हम लोहा रख देते हैं बाहर, तो नमी के कारण उस पर क्या लग जाता है? जंग। ये एक संक्षारण है। क्या है? संक्षारण। अब है अगली हेडिंग विकृत गंधिता। हेडिंग है विकृत गंधिता। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनकी गंध व एक बार फिर से देख लीजिए। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रत्याक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित मात्रा में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को कैसे रोका जा सकता है? भोज्य पदार्थों को निर्वातित मात्रा में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है।
क्या करके, नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस अभिक्रिया को रोका जा सकता है। अब बच्चों मैं बता दे रहा हूँ इसका उदाहरण क्या है। जैसे मैं ले रहा हूँ एक आलू की चिप्स की थैली, क्या ले रहा हूँ, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। क्या करके, आलूओं की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें अपचयित होने से बचाया जा सकता है। हाँ बच्चों, अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी चैप्टर की वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जो वीडियो चाहिए कमेंट